अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। शत्रु संपत्ति काबुल हाउस आज खाली किया जाएगा। डीएम के आदेश पर काबुल हाउस खाली कराए जाने को लेकर टीम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 400 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है काबुल हाउस, और पिछले 40 सालों से विवादित थी काबुल हाउस की प्रॉपर्टी, और 16 परिवारों ने कब्जा किया था इस प्रॉपर्टी पर। राजा मोहम्मद याकूब खान की काबुल हाउस है, और बंटवारे के दौरान में पाकिस्तान चले गए थे याकूब खान, और फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई लोगों ने कब्जा कर लिया था इस हाउस पर, जिसके बाद में अब कोर्ट ने आदेश दिया। जिसके बाद में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीम पहुंची है, और साथ ही 16 परिवारों का जो कब्जा है उसको आज खाली करवाया जाएगा। तो बंटवारे के बाद में जो परिवार पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, और इसको लेकर कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, और अब ये गृह मंत्रालय के अधीन होगी प्रॉपर्टी, जिसको लेकर खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और आदमी मेरे सिर पे है नहीं, और अभी ये स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। अब मेरे ससुर भी लाचार है पैर से। अब बस थोड़ा सा हमें सरकार से यही कि हमें थोड़ा न्याय करे हमारे साथ। सर हमें यहाँ रहते हुए 100 साल करीब हो गए, दादा परदादा हमारे यहीं गुजर गए सब, ठीक है। और हमें यहाँ से बिल्कुल सामान हमारा बाहर निकाल दिया गया है, और हमें एसटी ऑर्डर भी बता रहे हैं, एसटी ऑर्डर दिया था नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है। और हमें क्या बोलते हैं नोटिस दिए थे, वो नोटिस भी हमें टाइम से नहीं मिले यहाँ पे। ये जो घटना हुई है, अभी आपने देखा है कि बिटिया की शादी है घर के अंदर, 11 तारीख की शादी है, दिसंबर 11 तारीख की शादी है, और शादी है। शादी को अब ये बिटिया, मुझे बताओ ये परिवार कहाँ जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र का रुख कर लेते हैं। सतेंद्र, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं जहां से लोगों को हटाया जा रहा है, संपत्ति को खाली कराया जा रहा है। काबुल हाउस से तस्वीरें आप दिखाई, और साथ ही नोटिस ना देने के कई आरोप यहाँ के जो रहवासी हैं वो भी लगा रहे हैं। तो किस तरह से प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल अमनदीप, ये काबुल हाउस का करीब 15 से 16 बीघा का ये पूरा इलाका है। यहाँ पे करीब 15 से 16 जो परिवार यहाँ पे रहते हैं। ये आज से नहीं, ये करीब लंबे समय से, यानी कि इनके जो दादा परदादा भी वो भी इसी इलाके में रहते थे। जिसका बड़ा कारण ये है कि 1879 में ये पूरी इलाका यहाँ पे राजा द्वारा बसाया गया था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद जो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, यानी जो यहाँ के मालिक थे याकूब, राजा याकूब, वो पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन उसके बाद से ही ये लगातार यहाँ पे विवाद रहा, विवादित ये पूरा प्रॉपर्टी रही, और पिछले 40 सालों से इस पूरे प्रॉपर्टी में कोर्ट में इसमें मामला लंबित चल रहा था। और आज आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे फैसला दिया, जो डीएम कोर्ट ने, और ये पूरा घर खाली करने के इन लोगों को नोटिस भी सर्व हुए। और आज ये यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, और यहाँ पे जो तमाम घर हैं इनको सीलिंग की कार्रवाई अभी इन पे चढ़ी। आप देख सकते हैं कि अभी हम कुछ घरों में जाते हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो घर है, घर का जो सामान है उसको बाहर यहाँ पे फेंक दिया गया है, और घर पे बिल्कुल सीलिंग, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ताला लगा के प्रशासन ने इस पे सील कर दिया है, यानी कि अब ये पूरा घर प्रशासन के अंडर में आ गया। यहाँ पे करीब 16 परिवार हैं जिन पे ये कार्रवाई हुई है, और यहाँ पे जो ये लोग हैं इनका कुछ आरोप हैं। क्या आरोप है, डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस घर पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे एक लड़की है जिसकी दिसंबर में शादी होनी है, और वो अब ये कह रही कि प्रशासन उसकी शादी, क्योंकि उसका जन्म इसी घर से हुआ है, और उसकी शादी का ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये पूजा है इनका, दिसंबर में इनकी शादी है। तो ये मांग करी प्रशासन से कि इनकी डोली भी यहीं से हटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा, कब आपकी शादी है? 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर की। तो आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि हमें तो टाइम दिया जाए। तो कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? हमें तो बहुत टाइम हो गया, 100 साल से ज़्यादा हो गई, पीढ़ी यहीं पर गुजर गई। कुछ और लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, कब से आपकी यहाँ पे फैमिली यहाँ पे रह रही है? 100 साल हो गए जी। 100 साल हो गए। हाँ जी। तो क्या है अब स्थिति? प्रशासन ने आपको नोटिस वगैरह, प्रशासन का ये कहना है कि पहले ही नोटिस दे दिया था। 15 दिन का नोटिस दिया था जी। सर पहले नहीं नोटिस दिया था हमारे को। नोटिस दिया जो हमारा नोटिस कटा ये क्या नाम 17 तारीख को, हमारे को मिला 25 तारीख को। 25 तारीख को जो कि हम खुद लेने गए तब जाके हमारे को मिला। हमारे को तो ये कहना मानना चाहिए था ना, देना चाहिए था ना। 5 दिन में क्या करेंगे, छुट्टियां नहीं थी सर, आप बताओ।
अच्छा, तो हमारी सरकार हमारे लिए कर क्या रही है आखिर? तो अब क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? टाइम मांग रहे हैं हम, टाइम मांग रहे हमारे को टाइम चाहिए तो सर। आपका जो सामान बाहर पूरा फेंक दिया गया तो कहाँ रखेंगे? हम कहाँ ले जाएंगे सर? हैं। कहाँ ले जाएंगे? हम सड़क पे जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे? कुछ रहने का भी व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है सर व्यवस्था। हमारा मकान देखो तो कैसा है। बिल्कुल अमनदीप, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तमाम परिवारों के से जुड़े लोग हैं जिनका ये कहना है कि अब उनके पास कोई आश्रय नहीं है। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? राजभवन राजभवन जी, क्या स्थिति है? कब से रह रहे थे यहाँ? 100 बरस हो गए थे रहते 100 हुए। बरस हो गए थे। हाँ। आप पैदाइशी आपकी भी यही होगी? हमारे साथ सब दादा परदादा सब यहीं गुजर गए थे। हाँ। हमारे 2 लड़के मेरे जवान यहीं गुजरे मेरे। अच्छा, हाँ। तो घर में कौन कौन है आप? घर में घरवाली है, बच्चे हैं, पोती है। ये पोती है जी इनकी। अच्छा, इनका कोई बेटा पैर खराब है, बेटा नहीं है पैर खराब आपका? है सर। पैर खराब है मेरा। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार? मैं तो जमीन लेके देता, मकान बना के देता, जब तक खाली कराने का था वो। हाँ। तो अभी आपके पास कुछ छत नहीं है? छत नहीं है जी। अब बिल्कुल हक है हमारा घर पे, हक है हमारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं जो जिनका ये कहना है कि अभी उनके पास कोई भी छत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या पे पुलिस पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का विरोध न हो इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और भारी संख्या पे यहाँ पे आप पुलिस बल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जी सत्येंद्र, जरा एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए। और जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ 15 दिन का नोटिस दिया गया, 100 साल से यहाँ पर रह रहे थे और साथ ही जो तमाम समस्याएं हैं वो उसका भी हवाला दे रहे हैं, तो क्या उसको लेकर कोई सुनवाई होती हुई नजर आ रही है या फिर आज ही जो घर वाले हैं जो वहां पर रह रहे हैं परिवार, उन सभी का सामान हटाकर खाली करा दिया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे तमाम पुलिस की आप देख सकते हैं, यहाँ पे आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस भारी संख्या पे यहाँ पे पहुँची है कि किसी भी प्रकार का विरोध न हो। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे कोठियाँ हैं, क्योंकि राजाओं के ज़माने की ये कोठियाँ हैं। 1879 का ये पूरा इस तरीके के यहाँ पे करीब 5 से 7 इतने बड़े बड़े कोठियाँ हैं जिनको आप देख सकते हैं कि प्रशासन खाली करवा रहा है। ये लोग लंबे समय से यहाँ पे रह रहे थे। इनका कहना है कि वो करीब 100 साल से ऊपर जब से राजा यहाँ से गए हैं तब से वो लगातार यहीं इन्हीं मकानों पे रह रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन ने एकाएक अब ये पूरा जो कोठियाँ आप देख सकते हैं इन लोगों का सामान बाहर कर दिया है और प्रशासन की टीम यहाँ पे अब यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक घर है, इस घर का भी जो एक कमरा है उस पर भी सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है प्रशासन की तरफ से। और क्योंकि ये लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, अब इन लोगों के पास फिलहाल छत नहीं है। इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इनके पास कोई छत नहीं है, जिसके लिए अब इनको प्रशासन, ये सरकार और प्रशासन से लगातार गुहार कर रहे थे पहले भी। आप ये घर आपका है, तो मैम कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? 70 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। अच्छा, तो और एकदम जो है ऐसे टाइम भी नहीं दे रही है लोग। हमने कहा शाम तक का तो टाइम दे दो, तो कह रहे हैं कि हमें कुछ मतलब नहीं है, आप सामान अगर आप नहीं हटाओगे यहाँ से सामान तो हम सामान उठा करके बाहर फेंक देंगे। अच्छा, इस तरह की बातें। तो जो सामान आपका क्योंकि भारी फीका है, हाँ। तो ये किसने आप लोगों ने रखा है? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि वक्त थोड़ा और मिलना चाहिए, क्योंकि अभी रहने तक की छत इनके पास में नहीं है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर जूलीकोट में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सुबह से ही बुलडोजर से अवैध मदरसे को तोड़ा जा रहा है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नैनीताल के पास में ज्वालीकोट क्षेत्र में बिना पंजीकरण के ही मदरसे में बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण की खबर के बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया था। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां कुल 24 बच्चे मदरसे में रहते हुए पाए गए और मौके पर जब सिटी मजिस्ट्रेट और नैनीताल तहसीलदार द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया तो यहां पर पढ़ रहे सभी बच्चे बीमार पाए गए। बच्चे काफी बीमार भी मिले हैं जिनका इलाज भी नहीं कराया जा रहा था और बच्चों के हाथ पैर में भी गंभीर चोट के निशान मिले। बच्चों ने बताया कि उनके साथ में मारपीट होती थी और कई बच्चे तो यहां से भाग भी चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, मदरसे को लेकर कई खामियां सामने आई थी जिसके बाद में कई गंभीर आरोप भी लगाए गए बच्चों ने। अब ऐसे में क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होती हुई देखी जा रही है?
देखिए अमनदीप, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और मैं दिखाना चाहूंगा आगे कि किस तरह से जो ऊपरी मंजिल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है और जो नीचे वाला मंजिल है उस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पूरा मदरसे की जांच की गई थी और यहाँ पर पानी काफी गंदा मिला था और उसके अलावा जो बच्चे थे वो काफी हद तक बीमार मिले थे और हालांकि मुकदमा दर्ज किया गया था, कार्रवाइयां शुरू हुई थी, तमाम तरह से जो प्रशासन था उन्होंने इस जमीन की भी जांच की थी। तो अवैध तौर पर ये जमीन पर ये जो मदरसा है वो बना हुआ मिला था और उसके बाद आज सुबह से ही इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो इसके पीछे है वो मस्जिद वाला इलाका है और उसके पीछे काफी जो शौचालय या इस तरह से निर्माण हुआ था वो किया गया है। सुबह से ही इसी तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन की टीम देख सकते हैं कि उस तरफ लगातार सुबह से ही इस पूरे मामले पर वॉच कर रही है और पूरी रिपोर्ट इन लोगों ने तैयार की है। जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि पिछले दिनों में जो मदरसा था यहाँ पर करीब 24 बच्चे इस हालत में मिले थे, काफी गंभीर उनकी हालत थी, उनको काफी ज्यादा बीमारियां थी, उनके साथ मारपीट की जा रही थी, सेक्सुअली हरेसमेंट उनके साथ किया जा रहा था। तो स्पष्ट संदेश सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है कि अगर आप इसी तरीके से अवैध तौर पर जमीन कब्जाते हैं या फिर पूरी तरीके से जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पर कब्जा करते हैं तो इसी तरीके से कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों नैनीताल के मेट्रोपोल में कार्रवाई हुई थी, बीडी पांडे में कार्रवाई हुई थी और आज जो है ये जूलीकोट का वही मदरसा है जिस पर पिछले दिनों जो बच्चे थे उनको यहाँ से मुक्त करवाया गया था, उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। हालांकि सरकार ने कहा है अगर इस तरह की जो भी एलिमेंट है सरकारी जमीनों को वो कब्जा करते हैं, सरकारी संपत्तियों पर इस तरह से कब्जा किया जाता है तो उन पर भी इसी तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि ये कार्रवाई 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगी और जो निचले वाला हिस्सा है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है तो ये कहा जा सकता है कुछ देर में इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो जाएगी। और जो इसके संचालक हैं, हालांकि जिस तरह से प्रशासन इस बात को लगातार कहता रहा है, डीएम नैनीताल इस बात को कहती रही है अगर जमीन में खामियां मिलती हैं या तमाम चीजें होती हैं तो इन पर मुकदमा भी दर्ज होगा और जो सरकारी संपत्ति अधिनियम है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी तो बिल्कुल देखिए सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से यहां पर की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ में बातचीत करते हुए भी नजर आए और साथ ही उन्हें इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी कर रहे थे। अहमदाबाद में 50 से ज्यादा समूहों के साथ में 20,000 करोड़ से ज्यादा का MOU साइन हो चुका है। सीएम धामी की मौजूदगी में ये करार हुए तो वहीं सीएम ने निवेशकों के सामने सरकार की नीतियों को भी रखा और उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। रोड शो में अधिकारियों की टीम के साथ में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। और लैंड बैंक अभी बड़ा बनाया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि वैसे तो आप में से तो अधिकांश लोग उत्तराखंड आते हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जहां नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 6000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक हमने बनाया है अभी वहां पर। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है, जो हमारे हिल्स में आएंगे, जो हिमालय की तरफ जाएंगे, उनके लिए हम और प्रोत्साहन की नीतियों को भी ला रहे हैं और अमल में ला रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है उद्योग लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे और प्रदेश में पहली बार एक ही बार में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर कॉलेज में ABVP और NSUI के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। पुलिस ने भी छात्र संघ चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कॉलेज में इन दिनों छात्रों के शक्ति प्रदर्शन, रैलियों और साथ ही प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहे हैं। उत्तराखंड गंग नहर साफ सफाई के लिए बंद की जाती है, लेकिन अभी तक नहर में सफाई मरम्मत तक कार्य नहीं शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इन्हीं घाटों पर दीपावली और साथ ही छठ पूजा के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जबकि मरम्मत और साफ सफाई का जिम्मा यूपी सिंचाई विभाग का है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या समय रहते इस गंग नहर की साफ सफाई की जाएगी या फिर त्योहारों में भी लोग इस तरह से ही पूजा करेंगे।
नहरबंदी का मकसद यही होता है कि नहर बंद हो और इसकी सिल्ट निकले, सफाई हो, ताकि पानी भी सुचारू रूप से आगे जाए और सिंचाई के काम आए। तो ये सारी चीज़ें, और विभाग को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो मकसद है नहर बंद करने का वो पूरा होना चाहिए। सिल्ट निकले, सफाई हो, और जो रेता उसमें आया है बारिश में वो सब साफ होकर पानी जो है सुचारू रूप से आगे जाए और लोगों की जो खेती है वो सिंचाई में काम आए। हम तो जो हमारा कैरिज वे है उसको ठीक करते हैं। मतलब हमारी ये है कि नहर के अंदर कोई भी बाधा होगी तो वो हमारे द्वारा दूर की जाती है। बाकी जो सराउंडिंग्स की शहर की सफाई या दूसरी वाली चीज़ें हैं वो तो जिनका क्षेत्र है, नगर पालिका हैं, वो सब उनका कार्य क्षेत्र वो करते हैं। लेकिन जहाँ तक नहर की बात है उसमें इस साल हमारा जो प्लान है उसमें जो काम है वो बिल्कुल विधिवत और तरीके से किए जाते हैं। इस समय खड़ा हूँ गंग नहर के घाट पर, और जो ये नहर है दशहरा से लेकर दीपावली तक साफ़ सफाई के लिए बंद की जाती है, लेकिन इस नहर की अभी तक कोई भी साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नहर में ये पानी है और गंदगी का अंबार साफ दिखाई दे रहा है। जो ये नहर है यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी तक इस नहर में कहीं भी कोई मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ और ना ही इसमें साफ़ सफाई का कार्य शुरू हुआ। जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना है कि समय रहते हुए इस नहर पे जो साफ़ सफाई है और मरम्मत का कार्य है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन अब इसके बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है और छठ पूजा होती है। इन्हीं घाटों पे छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से गंदगी आप साफ देख सकते हैं कि जो नहर है गंदगी से पटी हुई है और जिस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं पाई। न कहीं जो यूपी सिंचाई विभाग है उसकी लापरवाही साफ देखी जा सकती है। और अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग जब छठ पूजा आएगी, दीपावली आएगी, किस तरीके से इस पानी का उपयोग कर पाएंगे। अब कहीं ना कहीं एक सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस तरीके से लगभग दीपावली में कुछ ही समय का शेष रह गया और उस नहर का अभी तक कोई भी साफ सफाई नहीं हो पाई है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। जोशीमठ में सुनील वार्ड, सिंहधार वार्ड और साथ ही मनोहर बाग, गांधीनगर वार्ड और साथ ही मारवाड़ी वार्ड में दरारों से प्रभावित भवनों को लगभग 11 महीने हो चुके हैं और 11 महीनों में केवल कुछ ही लोगों के मकान का भुगतान हो पाया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में पुनर्वास को लेकर प्रशासन और शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोगों को पहले से ही ऑप्शन दिए गए थे। प्रभावित परिवार या तो अपनी स्वयं इच्छा अनुसार दूसरी जगह पर मकान बना सकते हैं या फिर सरकार प्रभावित परिवारों को स्वयं उनके आशियाने बनाकर तैयार करेगी। लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर क्षेत्र के मूल निवासी जोशीमठ नगर क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार केवल मकान का ही भुगतान कर रही है, लेकिन भूमि का मुआवजा फिक्स नहीं हो पाया है। जोशीमठ की आफत को लगभग 11 महीने हो चुके हैं और 11 महीनों में अभी तक स्थानीय लोगों को विस्थापित या पुनर्वास नहीं किया गया है। हालांकि सरकार लगातार जोशीमठ को शिफ्ट करने की बात जरूर कह रही है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो केवल जो बाहर के लोग यहाँ पे बसे हुए थे वही लोग अन्य जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो अभी भी यहीं पर हैं और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब तक उनकी भूमि का भी उनको मुआवजा नहीं मिल जाता वे तब तक यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे। मकान के बदले मकान मिल सकता है लेकिन भूमि के बदले भूमि नहीं मिल सकती है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर 2 ऑप्शन लोगों को दे चुकी है, या तो लोग मुआवजा लें और अन्य जगहों पर अपनी मकान बना लें, या सरकार लोगों को मकान बनाकर देगी और लोगों को वहाँ पे बसना होगा। लेकिन स्थानीय लोग जोशीमठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके जो आर्थिकी है वो जोशीमठ नगर से जुड़ी हुई है, व्यवसाय यहीं पर है। अब ये एक मामला और उजलता जा रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार इस और क्या फैसला करती है। नितिन सेगमाल, न्यूज़ 18 जोशीमठ। टिहरी के रानीचोरी डांडाचली क्षेत्र को इको टूरिज्म के जरिए डेवलप करने की सरकार की योजना के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं। इनको डेवलप किया जाने की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है, जिसके जरिए सरकार द्वारा करीब 2 लाख लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग है। टिहरी में भी इको टूरिज्म की काफी संभावना है, जिसमें सबसे पहले रानीचोरी डांडाचली क्षेत्र के डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। डेस्टिनेशन जहाँ पर इको टूरिज्म की संभावना है, इनको विकसित करके स्थानीय लोगों को सौंपने का निर्णय हमने सरकार के स्तर पर लिया है
जिसमें 2 लाख लोगों को रोजगार देने के हमने एक संकल्प किया, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और दानाचरी जैसे तमाम और जगह भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनको विकसित करेंगे। उत्तरकाशी को जल्द ही 60 नए पटवारी मिलेंगे, जिनका जनपद प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। जिला अधिकारी ने नवनियुक्त पटवारियों के 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान में डीएम ने प्रशिक्षुओं से अनुशासित रहकर गंभीरता के साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की। वहीं इनके मिलने से जनपद के लिए इनकी भूमिका को और भी ज्यादा उपयोगी बनाया जाएगा। हाँ, तब उन बता दें उनको नई तकनीकी जैसे पुराने पटवारी। तो डीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था पहुंचकर। तो उत्तरकाशी को 60 पटवारी मिलने जा रहे हैं और साथ ही ऐसे में डीएम ने कहा कि सभी को डिसिप्लिन में रहकर काम करना होगा, जिससे कि कार्य आसानी से हो सके। तो 1 साल का ये प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, जिसकी शुभारंभ कर दिया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। अल्मोड़ा की लमगड़ा पुलिस ने एक शख्स को 1 किलो चरस के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर बरेली का रहने वाला है और पहाड़ में चरस बेचने आता था। हल्द्वानी में चोरी की एक हाई प्रोफाइल घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 चोरों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के गंगोरी कस्बे में रसोई गैस सिलेंडर से भारी गाड़ी मिली है, जिसमें से अवैध रूप से सिलेंडर बांटे जा रहे थे। जिला खाद्य पूर्ति विभाग ने गाड़ी को सील कर दिया। रुड़की में झबरेड़ा के एक घर में राज्यकार विभाग ने छापेमारी की है और घर से गुटखा और खैनी के 100 से ज्यादा कट्टे बरामद किए हैं। टिहरी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर सत्यमेव जयते ग्रुप ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस बार भी चुनाव में जीत का दावा किया। हरिद्वार में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम फूड स्ट्रीट बनाने जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले यात्रियों को एक ही जगह पर कई प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। पुलिस महानिदेशक ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के लिए बागेश्वर के प्रताप नगर कोटी को अति उत्कृष्ट कार्य सम्मान से नवाजा है। कोटद्वार के पटाखा व्यापारियों और प्रशासन के बीच में विवाद शुरू हो गया है। बाजार में जगह न मिलने से नाराज व्यापारियों ने एसडीएम से पास में ही जगह देने की मांग की है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नई टिहरी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नरेंद्र नगर के शहरी स्वरूप पर बन रहे वन भूमि दर्शाए जाने से उत्पन्न स्थिति के समाधान पर चर्चा की गई। देहरादून में महंत इंद्रेश अस्पताल में ईएसआईएस सेवा आज से एक बार फिर से शुरू हो रही है, जिसमें कर्मचारी बीमा का लाभ फिर से ले सकेंगे।